नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के बारे में। दरअसल भारतीय सेना की चर्चा अक्सर तब होती जब वो सेना में कोई पराक्रम करती या सेना पर कोई तनाव होता है, लेकिन आज चर्चा की वजह देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। उन्होंने जातिगत जनगणना के बाद बहुत सारा आर्थिक जो मामला है उसमें सरकार की तरफ से कि वो अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, बाकी के पैसों को लाभ युवाओं को नहीं मिल रहा है। फिर इसके अलावा बहुत सारी बातें चीन को लेकर वो करते हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया इसको लेकर करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी इसको लेकर बात करते हैं। लेकिन कल उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ऐसी है जिसको 10% आबादी ही नियंत्रित कर रही है, 90% आबादी सेना को नियंत्रित नहीं करती है। अब इसके क्या माने ये तो राहुल गांधी जाने, क्योंकि लेकिन जो कुछ बात समझ में आती है वो ये कि जातिगत मामला भी अब सेना में वो लाना चाहते हैं, जातिगत जनगणना की तरह। जैसे वो कहते हैं कि मुसलमान सेना में नहीं है, दलित सेना में नहीं है और पिछड़ा वर्ग सेना में नहीं है। सेना में जाने का मतलब है जिसको जान गंवाने का शौक़ है, जो जान की बाजी लगा सकता है वो सेना में है, जो साहसी है, जिसको पराक्रम करना, जिसको पुरुषार्थ करना है। अब इस पर भी राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ भी आरक्षण होना चाहिए। देश के लिए मरने के लिए कौन सा आरक्षण की जरूरत है? आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू कर उसके पहले इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कहते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, दोनों की बात सुनेंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। और आज यह है कांग्रेस के नेता सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। तो सेना को राजनीति में मत घसीटिए, क्योंकि अगर सेना राजनीति में आएगी तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस की तरह सब कुछ तबाह करना चाहते हैं लगता है राहुल गांधी। कांग्रेस पिछले 10 सालों में कहाँ पहुंची है, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है इस बार जब पूरी ताकत लगाई। ऐसा लगता है कि सीआईए और आईएसआई की भाषा देश के नेता बोलने लगे हैं। जिस बात से देश को नुकसान हो वो सारी बातें प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नई दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक श्री नागेंद्र सिंह जी परमार। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पत्रकार साथी टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं। आपके परिवार की 3 पीढ़ियां सेना में रही हैं। आपके पिताश्री जो 100 साल से ऊपर के जो शतायु हैं और वो लंबे समय में सेना में काम करने के बाद, देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। आपसे बेहतर सेना की अंदरूनी बात कौन जान सकता है? क्या सेना में कोई जाति पाति होती है या जात पात के हिसाब से सेना में जाने की ज़रूरत है? सेना तो पराक्रम का मामला है। जैसा राजनाथ जी कह रहे थे कि सेना का एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। आपकी राय, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, देखिए, सेना का अर्थ ही क्या है? शौर्य, पराक्रम, बलिदान और हर हाल में, हर दशा में देश और देशवासियों की रक्षा करना और अपने मनोबल का, शौर्य का और बलिदान का लोहा मनवाना, इसे सेना कहा जाता है।
मेरी 3 पीढ़ियां सेना में रही हैं और मेरे को इस बात का गर्व है कि मैं उस परिवार से हूं जिसकी 3 पीढ़ियां सेना में रही है। राहुल गांधी ऐसे बयान देके ना सिर्फ राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन बढ़ा रहे हैं, उनके मंसूबों को जाने अनजाने, मेरे को नहीं पता, जाने अनजाने उनके मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल से देश में राज किया है और बहुत कुछ योगदान देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का रहा भी है, ये उस धरोहर को भी राहुल गांधी पूरी तरह मिटाने पे आमादा है। आप देखिए अडानी, अंबानी, भारतीय अर्थव्यवस्था, सीबीआई, ईडी, कोर्ट से गुजरते गुजरते आखिर में वो सेना तक पहुंच गए हैं। क्या ये जाने अनजाने हैं या जानबूझ के वो विदेशी ताकतें हैं जो उनके जो मंसूबे हैं उनको जाने अनजाने उनके अपने मुंह से कहलवाने पे आमादा हो रहे हैं? वो सेना में किस तरह का वो आरक्षण चाहते हैं, सेना में क्या बताना चाहते हैं 10% करके? सेना का तो कोई धर्म ही, सेना में भर्ती का कोई पैटर्न आरक्षण के आधार पे तो है नहीं। जैसा कि आपने भी कहा कि वहां तो शौर्य और पराक्रम ही है और जो आपका पैरामीटर्स है उस पे सेना में भर्ती होते हैं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि क्या परमवीर चक्र भी आरक्षण के आधार पे तय हो क्या? जो सीने पे गोली खाने की हिम्मत रखता है, जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखता है, जो अपना सर्वोच्च बलिदान देने की हिम्मत रखता है, तब शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा पे उसे परमवीर चक्र और शौर्य चक्र मिलता है। राहुल गांधी कैसे चक्कर में फंस गए मुझे नहीं पता, लेकिन ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि कम से कम सेना के लिए कहा जाए। ये 133 करोड़ देशवासियों के मनोबल की बात है, ये सेना के मनोबल की बात है। सेना जो आज हम चैन से रहते हैं, देश में आराम से सोते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि बॉर्डर पे हमारे सैनिक चट्टान की तरह अड़ी खड़े हैं किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए, उससे लोहा लेने के लिए। और राहुल गांधी आए बाएं साए सिर्फ किस लिए? सत्ता हथियाने के लिए सत्ता की चाहत रखी है। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे नैरेटिव है, बहुत सारी और चीजों पे बुनियादी बातों पे वो बात कर सकते हैं, अगड़ा पिछड़ा भी कर सकते हैं और कई बातों पे आप घेरिए सत्ता को, लेकिन सेना जैसे विषय पे आके तो किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है राहुल गांधी का ये कहना। नागेंद्र जी, दरअसल देश की हर उस संस्था पर आक्रमण हो रहा है जो चाहे न्यायपालिका से जुड़ी हो, चाहे चुनाव से जुड़ी हो, चाहे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो या देश की एकता से, सामाजिक संभाव से। ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में तो हम लोग उदार होकर बोलते हैं, राहुल गांधी इतने नासमझ नहीं हैं कि उन्हें ये ना पता हो कि वो जो कह रहे हैं उसका किसको लाभ मिलेगा, किसको नुकसान होगा, देश को कितना लाभ होगा और देश को कितना नुकसान होगा। अगर वो इतने अनजान हैं तो फिर कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा और देश को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन वो अनजान नहीं है, वो सब चीज़ें समझकर बोल रहे हैं और वो समझकर ऐसे बोल रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो राहुल गांधी तपाक से कहते हैं आई एम ऑल्सो सेइंग इंडियन इकोनॉमी इज डेड एक्सेप्ट PM एंड FM, यानी प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़कर पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर गई है। वो ये भी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र मर गया है। वो उनके और उनके साथी ये भी कहते हैं क्या देश में चुनाव आयोग मर गया है। तो वो सारी संस्थाएं जो देश को चलाती हैं, देश का एक तरह से संचालन करती है, उस पर वो एक एक करके प्रहार कर रहे हैं। इस प्रहार करने के पीछे की मंशा साफ है। हम लोग उदारता में कहते हैं कि उनसे जाने अनजाने में ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि सेना पर जो उन्होंने बात की है ये उनके आक्रमण का अंतिम हथियार है। इसके बाद वो किस पर आक्रमण करेंगे? मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे राहुल रंजन जी भी हैं। रंजन जी, बयानवीर होना अलग बात है, राजनीतिक बयानबाजी करना अलग बात है, कूटनीतिक बयानबाजी करना भी एक बात हो सकती है, लेकिन सेना में 10% आरक्षण, 90% लोग सेना से दूर है या वंचित है, सेना में 10% लोग ही सेना को कंट्रोल कर रहे हैं। इन सब बातों के क्या मायने हैं? कल तक तो वो ये कहते थे कि देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा अडानी और अंबानी को देश प्रधानमंत्री दे रहे हैं। वहाँ तक भी ठीक था। क्या ये संभव है कि कोई सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों को सारा पैसा दे दे? और वो कहते हैं कि वो युवाओं को भड़काते हुए कहते हैं कि युवाओं का जो पैसा है वो अंबानी और अडानी के पास जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, और इसके बाद अब वो पूछते हैं कि हमारे कितने राफेल गिरे, गलवान घाटी में कितने भारतीय सैनिक मरे। ये सब बातें आखिर क्या दर्शाती हैं? ये सब बातें वैसी है जैसे कोई CIA का एजेंट बोल रहा हो या कोई ISI का कोई आदमी बोल रहा हो जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहा हो। बहुत माफ़ी के साथ आपकी राय चाहता हूँ।
कारणवश जो भी कहा गया हो राहुल गांधी ने, उसका तो नहीं मैं जिक्र कर रहा, लेकिन जो इस समय जो स्थितियां हैं, चुनाव चल रहा है और बिहार का युवा और बिहार के लोग सबसे ज्यादा सेना में पाए जाते हैं। बिहार में दो ही सेक्टर्स काम करते हैं, या तो आईएएस आईपीएस हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, या फिर वो सेना के लिए ही मेहनत करते हैं। अब चूंकि बिहार का चुनाव चल रहा है तो ये मान के चलिए कि इसका भी राजनीतिकरण कर दिया राहुल गांधी ने। अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि साहब जातिगत जनगणना होगी, और फिर अगड़े पिछड़ी की बात कर रहे थे, और दलितों को आगे ले जाने की बात कर रहे थे, सबके आरक्षण की बात कर रहे थे, यहाँ तक कि आप न्यायपालिका की बात कर रहे थे, और बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भी बात वो कर रहे थे, प्राइवेट और गवर्नमेंट सबकी बात कर रहे थे कि 90% जो है आउट है, बाकी लोग तो 10% लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। लेकिन सेना की स्थिति जहाँ आती है, राघवेंद्र जी देखिए क्या है, ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा इस भारत में जिसके मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते नातेदारी में कोई ना कोई सेना में होगा ही होगा, और वो सेना के का सम्मान भी उतना ही करता है। और सेना में जाने का जो आप बात कह रहे हैं कि सेना में जाने का जिनमें जज्बा होगा, पढ़ाई लिखाई से नहीं, जिसमें देश सेवा का जज्बा होगा, जो सीने पे गोली खाने के लिए आमादा होगा, इच्छुक होगा, जिसमें राष्ट्र प्रेम होगा, वही सेना में जाता है। मेहनत करना और मेहनत का सोना एक अलग चीज है, लेकिन मेहनत उसी के हिसाब से होती है जब आपके पास में देश प्रेम होगा। तो यहाँ आरक्षण की बात कह देना राहुल गांधी का मेरे समझ से तो परे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिकरण किया गया है, सेना को भी इस मामले में लेकर के आए गए। तो ये बिहार चुनाव के मद्देनजर ये मामला होता है, क्योंकि बिहार का युवा सेना के लिए बहुत लालायित होता है, सेना के लिए बहुत मेहनत करता है, वो सेना में जाना चाहता है, और वहां का युवा इस समय बैठा हुआ है इसी चीज के लिए। तो इस मुहिम को राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव के संदर्भ में कहा होगा, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि सेना में आरक्षण दे देना मतलब देश की सेना को समाप्त कर देना जैसा षड्यंत्र कह दें, या राजनीतिक जिसको कह सकते हैं कि राजनीतिक सोच का बिल्कुल नीचे हो जाना है। देखिए, राजनेता अपनी राजनीति करते हैं, सब चीज करते हैं, सेना को भी लाया गया है राजनीति में, लेकिन इस स्तर पर कभी उपयोग नहीं किया गया सेना का। सेना को करते हैं, सेना को उपयोग हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने भी सेना को लेके आए, उन्होंने भी लेके आए कारगिल, लेकिन युद्ध के मामले में लेके आए, जब वीरता दिखाई सेना ने तो उसको स्वीकार करने के लिए, फिर देशवासियों को बताने के लिए एक राजनीतिक दल उनको सामने लेके आए कि उनका शौर्य बताने के लिए। अब वो शौर्य किसी भी स्थिति में चला जाए, लेकिन यहाँ स्थिति राहुल गांधी ने जो अभी देखिए सत्ता में भी नहीं है, सत्ता बहुत दूर दूर तक आएगी नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन बिहार चुनाव को जीतना है, इस संदर्भ में इस बात को आगे बढ़ाया गया है। बिहार चुनाव के बाद में आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बिहार चुनाव के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पलट जाएंगे इस बयान को लेकर के कि ये बयान तो था ही नहीं, तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दिया गया, यही बात आएगी। जी राहुल जी, दरअसल ये बात इसलिए भी गंभीर है कि सेना पर सवाल खड़े किए गए थे, आज से नहीं। जब सेना ने बालाकोट किया तब सवाल हुए, सेना ने जब पुलवामा किया तब सवाल हुए, सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब सेना से सवाल किया गया कि सबूत लाइए। ये सेना से सबूत मांगने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये माननीय राहुल जी ने शुरू किया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम पर कभी किसी को संदेह नहीं है। और ये हम नहीं कहते, पूरी दुनिया इस बात को कहती है कि भारतीय सेना में अतुलित धैर्य है, पराक्रम में उसका कोई सानी नहीं है। और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तो उसने बता दिया ऑपरेशन सिंदूर में कि इजराइल और रूस तक भारतीय सेना के तकनीकी पराक्रम के आगे फीके पड़ गए। जो उनका S-400 है वो उसकी 100% जिसे कहते हैं कि निशानेबाजी सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में सही साबित हुई, जबकि रूस भी ऐसा नहीं कर पाया। ये जो सारे मामले हैं सेना को लेकर मुझे लगता है कि कोई, लेकिन ये अंतिम हथियार था राहुल जी का। सारी चीज़ें करने के बाद अब वो सेना पर उतर आए हैं। मुझे लगता है कि सेना का तो सिर्फ एक ही धर्म है और वो है देश की सुरक्षा और राष्ट्र धर्म। अगर इसको कोई दाएं बाएं करेगा तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि वो फिर CIA और ISI की भाषा बोल रहा है। वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, इस तरह के लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं, भाषा के नाम पर तोड़ने की बात होती है, फिर भूगोल के नाम पर दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय इस पर तोड़ने की बात होती है। कर्नाटक में मुसलमान ठेकेदारों को सरकार ने आरक्षण देने की बात की है, मुस्लिम महिलाओं को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जो पैसा है वो देने की बात की है। ये सब करिए आप, लेकिन भगवान के लिए सेना को बचा के चलिए। राहुल गांधी बच्चे नहीं हैं, अगर वो कह रहे हैं
तो ये किसी के इशारे पर हो रहा है। मैं इस पर अंतिम टिप्पणी में और विस्तार से बताऊंगा। अभी हमारे साथ देवदत्त जी भी है। देवदत्त जी, आपकी राय, राहुल जी ने जो सेना को लेकर कहा है कि 10% लोग सेना को नियंत्रित करते हैं, आपका इसमें क्या कहना है? मैं तो समझता हूँ राघवन जी की अच्छा हुआ राहुल गांधी उस समय नहीं थे, नहीं तो वो कहते कि आजादी के आंदोलन में आरक्षण होना चाहिए। ये सेना में आरक्षण की बात कहाँ से होती है? सेना तो एक अलग मामला है, देशभक्ति का, जज्बातों का। वहाँ तो हर एक के लिए क्या बताएं, किसी के लिए रास्ते बंद है ही नहीं। जो देश हित की बात करता है, जो देश के लिए मरना मिटना चाहता है, और आजादी के आंदोलन की यदि इनको लगता है कि इसमें कम हो रहा है या जो हो रहा है, आजादी के आंदोलन में जो शहीद हुए, जिन्होंने हंसते हंसते गोलियां खाई, फांसी के फंदे पे चढ़े, वो लिस्ट भी कभी निकलवा लें। सब जातियों के थे उसमें, कोई ऐसा आरक्षण नहीं था। लेकिन बिरसा मुंडा आदिवासी भी थे, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और कितने नाम हैं, सब थे उसमें। तो ये देश का मामला है। वैसे तो बड़ा कहा जाता है कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, लेकिन यहाँ लग रहा है यहाँ देश सबसे पीछे हो गया है। व्यक्ति, पार्टी, दल बड़ा हो गया। क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसे दल का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस बात से देश में कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा कि सेना में आरक्षण हुई। तो एक ऐसी बात है कि इसको क्या शब्द कहें क्या नहीं, ये तो कोई ऐसी आके कह सकता है, षड्यंत्र कर सकता है देश को बात। दरअसल देवदत्त जी, ये राजनीतिक दिवालियापन है। अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता की समस्याओं की समझ नहीं है। अगर जनता की समस्याओं की समझ राजनेताओं को होती है तो फिर वो इधर उधर की बात नहीं करते, वो मुद्दे पर बात करते हैं और मुद्दे पर अटैक करते हैं। हमें लगता है कि ये सियासी दिवालियापन के साथ साथ मुद्दा विहीनता का भी एक प्रमाण है। मैं लौटूंगा आपके पास। नागेंद्र जी, दरअसल राहुल जी ने एक बात और की थी कि केंद्र सरकार की जो कैबिनेट सचिव होते हैं उसमें कोई दलित और ओबीसी नहीं है। अब मोदी की सरकार तो 10 साल से है, जाहिर है कि कैबिनेट में जो सेक्रेटरी होते हैं, जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, वो 10 साल पहले भर्ती नहीं होते। वो तो राज्यों से आते हैं और फिर बाद में उनको वो सेवाएं केंद्र सरकार को मिलती है। तो इसमें तो कोई मोदी सरकार की भूमिका नहीं है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के रहते केंद्र सरकार में जो सचिव हैं वो दूसरी जातियों के और कमज़ोर जाति के नहीं हैं। तो कुल मिलाकर उनको जुबान उठानी है और तालू से ठोंक देनी है, गाल बजाना है। अब जनता ये सोचती है कि इसके बाद राहुल गांधी क्या कहेंगे, क्योंकि अब सेना पर वो आ गए हैं। इसके पहले अर्थशास्त्र पर थे, उसके पहले भूगोल पर थे, उसके पहले वो देश जोड़ो की बात कर रहे थे, फिर मोहब्बत की दुकान शुरू कर रहे थे, अब वो सेना पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके विचार हो ना हो तो ये दिवालियापन की तरफ जा रहा है। ये सियासी दिवालियापन भी है और बौद्धिक। आपकी राय? राघवेंद्र जी, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं ये कहता हूँ राहुल गांधी के लिए कि वो एक बयान जाने में दे रहे हैं, तो ये मैं खुद गलतफहमी में रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो बहुत सोच समझ के विचार के कह रहे हैं। मैं गलतफहमी में इसलिए रहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, जिनके नाना देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनकी दादी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी इंदिरा गांधी जी, जिनके पिता राजीव गांधी रहे हैं, उन 3 लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं थोड़ा सा राहुल गांधी तो कालिक पोतने का मादा है। थोड़ा सा गलतफहमी नागेंद्र जी, थोड़ा सा संशोधन। राहुल जी के नाना नहीं है नेहरू जी, राहुल जी के नाना तो इटली में है जी, वो उनकी दादी के पिताजी जी। तो मैं इसलिए गलतफहमी में रहना चाहता हूँ। बाकी राहुल गांधी जी मानसिक दिवालियापन या राजनीतिक दिवालियापन नहीं, उससे भी ये देखिए, कहीं ना कहीं जो देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी ताकतें जिस तरह से भारत के खिलाफ नैरेटिव का काम कर रही है, राहुल गांधी तो उसमें, फिर मैं कहता हूँ जाने उसमें योगदान ही देने का मादा है। ये आज जो उन्होंने कहा है, पाकिस्तान को इसकी हेडलाइन मिलती है, अमेरिका को ये हेडलाइन मिलती है, और उन्हें एक एजेंडा मिलता है इसका करने के लिए। पूरी दुनिया को, जो देश के विरोध भारत जैसी फलते फूलते नहीं देखना चाहता भारत को, उन सबको एक एजेंडा मिलता है, और भारत का LOP ये उन्हें एजेंडा दे रहा है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। और आपने ठीक कहा, 55 साल जिसने शासन किया है देश में, 55 साल शासन करने वाली पार्टी ने क्या किया है पिछड़ों के लिए, क्या किया है दलितों के लिए, क्या किया है आदिवासियों के लिए, क्या किया अल्पसंख्यकों के लिए, पूछा जाएगा तो राहुल गांधी अपना चेहरा छिपाते फिरेंगे इधर उधर कहीं करने के लिए। बहुत आसान है दूसरे पे टीका टिप्पणी कर देना। आप राजनीतिक विरोध कीजिए,
मुद्दों पे विरोध कीजिए, नीतियों पे विरोध कीजिए, सिद्धांतों पे विरोध कीजिए, लेकिन कुछ भी आए बाय साए बोल के सिर्फ देश का एक सोशल हार्मोनी को खराब कर देना, देश को जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा दलित इसमें बांट देना क्या जायज है? बिल्कुल यही चिंता की बात है कि सत्ता मिले ना मिले, कम से कम कुछ मुद्दों को छोड़ने की जरूरत है। उसमें सेना भी शामिल है, उसमें न्यायपालिका भी है, और इन दोनों को अगर आप छेड़ेंगे तो फिर जो राहुल गांधी कहते हैं कि देश में कानून का राज चलेगा, देश में संविधान का राज चलेगा, वो राज खत्म करने की तरफ है। मैं सिर्फ अंतिम बात जोड़ूंगा इसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का जो कीर्ति है पूरी दुनिया में देखी जा रही है। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान भारतीय सेना को कमज़ोर करना चाहते हैं, और हमें लगता है कि वो जो कमज़ोर करना चाहते हैं उस बात को एक कदम आगे राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके। एक तरह से ये चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की मंशा के मुताबिक है। शब्द विदेशी हो सकते हैं, मुंह और जुबान राहुल गांधी की लगती है। राहुल जी, आपकी राय? लेकिन सेना का राजनीतिकरण भी कर लीजिए आप, चल सकता है, लेकिन जातिकरण तो नहीं हो सकता, आरक्षणकरण तो नहीं हो सकता उसका। लेकिन देखिए, हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन मुझे एक बार बार एक ही चीज आ रही कि बिहार चुनाव को या बिहार चुनाव के तहत आने वाले समय में वहां के बिहार के युवाओं को उसके वोट को कब्जाने के लिए, उसको वोट को पाने, राहुल जी, पूरा का पूरा बयान उस बिहार के बाद में आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन राहुल जी 1 मिनट में आपको लूंगा, बस इसमें जरा सी टिप्पणी इसी समय करने की जरूरत है, इसलिए मैं रोक रहा हूं। जैसा नागेंद्र जी कह रहे हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि जाने अनजाने में ऐसा हो रहा होगा, आपको भी लगता है कि बिहार चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। बिहार चुनाव पहली बार नहीं हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का जो यश बढ़ा है, उस सेना के यशस्वी होने को कम करने की साजिश है जो राहुल गांधी की जुबान से निकल रही है, क्योंकि ये बात फिर आगे बढ़ेगी, जैसा नागेंद्र जी कहते हैं कि फिर दुनिया में जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वो भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष भी है। जी देखिए राघवेंद्र जी, क्या होगा कि यदि सेना के बारे में यदि आप उसके विरोध में या फिर उसके पक्ष में कोई बात करोगे, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत आसानी से, या फिर ये बचकाना बयान भी नहीं कह सकते आप कि राहुल गांधी का बचकाना बयान है या बिहार को लेकर। मैं तो बिहार को लेकर के समझ रहा हूं ये है, लेकिन सेना भी कभी ऐसी स्थिति में रही। भारतीय सेना का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है, और भारतीय सेना को कभी भी डिवाइड करने की स्थिति में कोई भी राजनेता नहीं आया। और उसके बाद में देखिए, सबसे बात है आरक्षण की आप बात कर रहे राहुल गांधी, ये इतने बड़े लीडर को ये चीज तो समझ में देखेंगे तो हरियाणा पुलिस अलग है, पंजाब से अलग है, बिहार से अलग है, साउथ के भी अलग अलग, सब पूरे सेक्टर, तो वहाँ सब कुछ तो है। हर राज्यों की अलग अलग कमान है वहां पर, और हर राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आप दलित वर्ग के लिए या फिर पिछड़ों के लिए, या बिल्कुल आरक्षण वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जिसमें बल होगा और जो पराक्रम कर सकता है, या फिर वो हष्टपुष्ट होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वही व्यक्ति सेना में जाता है। तो सेना परीक्षा का कैडर है ही नहीं। बिल्कुल राहुल जी, उस कैडर में जाता ही नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, कमांडेंट सेवा, देखिए राघवन जी एक बात पूरी कर लूं, तो वहाँ जो ऑफिसर सेवा में जाते हैं वो वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परीक्षाएं पास करके जाते हैं। बाकी जो जितने भी जाते हैं सब शारीरिक परीक्षाएं पास करके जाते हैं, और शारीरिक रूप से सक्षम होना आरक्षण का पर्याय कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए, सेना का आदमी राजनीति में जा सकता है, लेकिन राजनीति का आदमी सेना में नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में जिस तरह से राजनीति लोग कर रहे हैं और जितने घटिया है, हमें लगता है कि सेना में उनको जवान, साधारण जवान भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो जो उनका घटिया स्तर है सियासत के लोगों का। राजनीति को कम से कम इसको बचाने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि ये वो जुबान है जो विदेशी लोग बोलते हैं और निकलती है राहुल गांधी के मुँह से। लोकतंत्र के मामले में, चुनाव आयोग के मामले में, आप देखिए कि न्यायपालिका के मामले में, इसके बाद उत्तर और दक्षिण में बांटने के मामले में, ये सारी जो बातें हैं देश को कमज़ोर करने वाली बातें हैं जो विदेशी चाहते हैं और हमारे देश के राजनेता कर रहे हैं। अंतिम टिप्पणी देवदत्त जी आपकी इस पूरे मामले में, छोटी सी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप कि इस समय जिस मौके पर ये टिप्पणी दे रहे हैं, देश को इस समय उत्साह वर्धन की सबकी जरूरत थी, वो ये निराशा के उसमें डाल रहा है। ये बहुत ही घातक
कहा जाएगा देश के लिए। और एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलना, ये पता नहीं क्यों, ये तो देश में इस तरह के कानून होने चाहिए कि आप देश के लिए ऐसे घातक बयान नहीं दे सकते, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ये तोड़ने की, समाज को नहीं, है देश को तोड़ने की साजिश लगती है। मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार उनको करना चाहिए, अपने शब्द ये वापस लेना चाहिए। इस समय देश एकजुट रहे और देश की गरिमा बरकरार रहे, इस पर सबको प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक विषय नहीं है, देश का मामला है। बिल्कुल देवदत्त जी, आप ठीक कह रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान करे ये सद्बुद्धि हमारे राजनेताओं को भी मिले जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, राहुल रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देवदत्त जी आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।